क्लास शुरू आज फिर। क्या पढ़ रहे थे हम, कुछ याद है किसी को? किलकेरिया सल्फ खत्म नहीं हुई थी अभी तक? देखो क्या किया जाए फिर इलाज उसका, खत्म करना चाहिए उसको। चोकिंग का मतलब बता रहा था, मैं आपको बता चुका हूँ। जी जी बता चुके। और ऑब्स्टिनेट होर्सनेस भी बता दिया था, जो पुराना गला बैठा हुआ है मुस्तकिल तकरीबन है। ये सब बीमारियां पाई जाती हैं जो सांस की नाली की, हड्डियों की, हर किस्म की बीमारियां इसमें हैं। सल्फर की भी अलामतें हैं, किलकेरिया की भी हैं, मगर असल तो पहचान है मरीज की अगर पहचान हो जाए तो फिर है आसान हो जाता है मामला, वरना कन्फ्यूजन है। अब इन बातों से आपको किस तरह याद आएगा कि ये क्या चीज़ है। अब सब जगह डॉक्टर्स यही कहते हैं कि ये दवा से कई क्रॉनिक केसेस फलां चीज़ के ठीक हो गए, फलां चीज़ के ठीक हो गए। वो तो ठीक है, लेकिन पहुंचेंगे किस तरह यहाँ तक, ये सारी है असल बहस। मेरा तरीक तो यह है कि वो दवाएं जो बुनियादी मरकज़ी हैसियत रखती हैं उनको खूब अच्छी तरह पहचान लिया जाए। सल्फ़र की अलामतें वाज़ेह होंगी, किलकेरिया की अलामतें बड़ी वाज़ेह हैं, उसके मरीज़ की शनाख्त बड़ी आसान है। इसी तरह वो जो सिंगल रेमेडीज़ हैं उनको, उनके मिजाज को अच्छी तरह पहचानने, कार्बन का क्या मिजाज है, किलकेरिया का क्या है, सल्फ़र का क्या है, तो अक्सर इलाज उन्हीं से शुरू होने चाहिए। उनमें मरीज साफ पहचाना जाता है। फिर जहाँ इश्तबा पैदा हो जाए या इलाज ठीक ना काम करे, वहाँ उनके कंपाउंड्स, यानी किलकेरिया अगर आपको बुनियादी दिखाई देता है तो फिर किलकेरिया आर्स है, किलकेरिया कार्ब है, और किलकेरिया कार्ब तो खैर ही किलकेरिया सल्फ है। तो फिर उनके कंपाउंड्स की तरफ जाया जाए तो ये इम्कान है कि वो अलामतें उसमें नज़र आएँ। मसलन दमे का इलाज किलकेरिया कार्ब में भी है, इसमें भी दमे का लिखा हुआ है। तो अगर किलकेरिया कार्ब की अलामतें मौजूद हैं और वो पूरी तरह काम नहीं कर रहा तो उस सूरत में फिर किलकेरिया सल्फ की तरफ तवज्जो जानी चाहिए। लेकिन है बहुत डीप एक्टिंग। हिप जॉइंट्स डिजीज होती है बाजों को, दाएं या बाएं हिप में, और क्रॉनिक में बड़ी मुश्किल पाई जाती है। आजकल यहाँ यूरोप में भी काफ़ी पाई जाती है वो। उसमें भी किलकेरिया सल्फ को एक अच्छा मकाम दिया गया है कि बहुत गहरा असर करने वाली है। बड़ी मुश्किल सारी यही है कि इस तक पहुँचेंगे कैसे। हिप जॉइंट्स में तो बहुत सी दवाएं नज़र आ जाती हैं। इसलिए मैं आपको एक अमूमी मशवरा दे रहा हूँ कि असल तरीक़ यही है कि बुनियादी मरकज़ी दवाओं की पहचान खूब कर लें, बार बार पढ़ें, उनके इम्तियाजी निशान समझ लें, और फिर जो उनसे बचती है चीज़ छलक कर दूसरी दवाओं में जाएगी, उनमें उन्हीं दवाओं के जो कम्बिनेशंस हैं, कंपाउंड्स, उन पर गौर करना चाहिए। क्रॉनिक इंटरमिटेंट फीवर के मतलब भी लिखा हुआ है कि बहुत से ऐसे केसेस जो किसी दूसरी दवा को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, उनमें किलकेरिया सल्फ ने अलग फजल के साथ शफा दे दी। और इलामत सिर्फ ये लिखी है कि चिल बिगिंस फ्रॉम द फीट। अब सर्दी पाँव से शुरू होती है,
अक्सर दवाओं में सर्दी पाँव से शुरू होती है, अक्सर बीमारों में सर्दी पाँव से शुरू होती है। तो अब ये अलामत तो कोई ऐसी अलामत नहीं है जो उसको कैलकेरिया का सल्फ की तरफ आपको ले जाए। हाँ, ये है कि बाज कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो जाती हैं। अगर सर्दी वाले तौर पर सर से शुरू हो या छाती से शुरू हो तो उस वक्त आप ये सोच सकते हैं कि कैलकेरिया सल्फ पे और की जरूरत नहीं। तो इन आम अलामतों को भी याद तो रखना चाहिए, मगर तमीज़ के लिए और तरीके इख्तियार करने पड़ते हैं। अब सोराइनिन की दवा लिखा हुआ है सोराइसिस की, बहुत अच्छी बात है। सोराइसिस बड़ा मुश्किल है, लेकिन आगे तरीका पता क्या लिखा हुआ है पहचानने का? When the symptoms agree। और सोराइसिस की सिम्टम्स किस तरह एग्री करेंगी? एक ही होती हैं सबकी। वो सोराइसिस जानते हैं क्या चीज है? वो जो जिल्द मोटी होकर ऊपर गुलाबी से रंग के खिंड से आते हैं, बड़े वो खौफनाक दिखाई देने वाले, और वो इस तरह उबलते हैं जैसे अंदर से खमीर उठ रहा हो, और जोड़ों पर, यहाँ पाँव पर, हाथों पर, फिर सारे जिस्म पे, चेहरे पे निकल आते हैं। और उनको ये आमतौर पर ये रेडिएशन से, जो अल्ट्रा वायलेट रेज की रेडिएशन देते हैं, और बड़ा मुश्किल इलाज है। मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था कि बाज़ पुराने मरीजों ने मुझे 1 महीने के लिए अपने आप को पेश किया तजर्बे के लिए, लेकिन कोई कामयाबी नहीं हुई। बाज़ों में हुई है, मसलन सोराइनम और सल्फर बारी बारी देने में। तो इलामतें कोई भी ऐसी नहीं हैं सोराइसिस की जिनको आप ये कह सकें कि ये इम्तियाजी हैं। इसलिए डॉक्टर अपना पीछा छुड़ाने के लिए किताब लिखने वाले कहते हैं अगर इलामतें अग्री करेंगी तो फिर ये शफा देगी। वो इलामतें कौन सी हैं जो अग्री करें, किस तरह पहचानो? असल सरदर्दी तो ये है। इसलिए सोराइसिस में भी अक्सर तो टामक टोइयां इलाज है। आपको बाज़ बड़ी बड़ी दवाओं में जिनमें सोराइसिस की क्योर के ज़्यादा इम्कानात हैं, उनमें आपको ज़्यादा मुताला रखना चाहिए सोराइसिस की खातिर। और उनके दवाओं के मिजाज के फ़र्क से अगर मरीज़ के मिजाज का फ़र्क पहचान लें तो वो इलामत है जो सोराइसिस के लिए मददगार होगी। सोराइसिस के अंदर अपनी ज़ात में कोई इम्तियाजी बात नहीं है, सबका सोराइसिस एक ही होता है। इसलिए सोराइसिस से बाहर तो मदद मिल सकती है मरीज़ के मिजाज के अंदर गौर करके, लेकिन सोराइसिस में वैसे मुश्किल है। हो जाता है, इसमें शक नहीं। सोराइसिस के बाज़ केसेस अब मैंने देखे हैं जिनमें बहुत अच्छी रिस्पांस हो जाती है, लेकिन अभी तक मैं ये नहीं कह सकता कि ये जड़ से उखड़ जाता है। जितने मेरे इल्म में हैं मरीज, उनमें सोराइसिस ने जिंदगी का साथ दिया है पूरा। लेकिन ये फर्क है कि बुरे हाल में जिंदगी गुजरी के अच्छे हाल में अच्छी होम्योपैथी अगर हो तो बहुत बेहतर हो जाता है। और कम से कम ये फायदा है कि वो अंदर उतर के गहरी बीमारियां पैदा नहीं करता, क्योंकि ये बीमारी ऐसी खतरनाक है, अगर इसको सप्रेस किया जाए तो फिर बहुत और तकलीफ दी बीमारियां पैदा कर देता। डॉक्टर साहब अपनी जगह पे आ जाएं। ठीक है, लेट हो कोई हर्ज नहीं, आपका माइक्रोफोन आपके इंतजार कर रहा है। ठीक है, हाँ आगे हो जाए बेशक। हमने कैलकेरिया सल्फ खत्म कर दिया है। हैपर सल्फ पढ़ा दिया आपको मैंने? अच्छा, मैंने ये तो बताया था कि ये कैलकेरिया और सल्फ ही है। ये असल में कैल्शियम और सल्फर से मिलकर कैलकेरिया सल्फ भी बनता है और हैपर सल्फ भी। सिर्फ फर्क ये है कि इसमें कितने वो हैं ऑक्सीजन के जर्रात और हाइड्रोजन है कि नहीं है। यही हुआ था ना उस दिन, चेक किया था आपने? नहीं देखा था आपने। सल्फेट जो है वो सल्फाइड जो है, एक तो मैंने कहा था ना, सल्फाइड में तो हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं होती। उसमें जो 3 सिर्फ एस है, सल्फर है। किसमें?
सल्फाइड में हाँ सिर्फ सल्फर होगी, जी और ऑक्साइड में सिर्फ ऑक्सीजन होगी, जी यानी हाइड्रोजन नहीं होती, ड्राई चीज है ये। हाइड्रोजन जिस जिसमें आ जाती है उसमें फिर वो सल्फेट में गाल बनाती है, क्यों जी? नहीं हुजूर, सल्फेट में SO4 वो तो है ना, जी बस एच नहीं है। नहीं, अच्छा वो ठीक है, बाई सल्फेट होता है जी, जो जिसमें H आती है जी बाई सल्फेट्स पे, जी। ठीक है। जैसे वो तो बाइकार्बोनेट- वो तो सल्फ्यूरस एसिड से बनते हैं, जी बाई सल्फेट्स तो सल्फ्यूरस एसिड से बनेंगे, जी और सल्फेट्स बनेंगे सल्फ्यूरिक एसिड से, जी ठीक उसमें एच बिल्कुल गायब हो जाता है, नहीं है जी नहीं SHO4 ना HO4 ना SO4 SO4 जी। SO4 राइट, क्यों जी? जी हजूर, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है। H2 है, उस दिन मैं ये पूछ जी, रहा था कि जी। 3 है कि 2 है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड क्या है? सिंगल H है, H2SO3 H2 ही रहेगा, जी SO3 H2 है उसमें भी जी। और सल्फ्यूरिक में भी, जी सिर्फ ऑक्सीजन के एक एटम का फर्क है, जी सल्फ्यूरस में कम होता है और सल्फ्यूरिक में ज्यादा, जी ठीक है? जी तो वो वैलेंसी के हिसाब से होता है ना जी कि हाँ वो सल्फेट तो हमें पता है वैसे, लेकिन जी जी हर जगह अपना अपना ठीक है देखना पड़ता है सही। उस वैलेंसी वहाँ क्या काम दिखाया है, ठीक है क्योंकि बाज दफा एक वैलेंसी एक ऐसी जगह की लग जाती है एक और मॉलिक्यूल के साथ कि उसके आगे 2-3 वैलेंसियां खाली होती हैं, तो इसलिए काफी कॉम्प्लिकेटेड काम है ये। अच्छा, इसकी हैपरसल्फ की इलामतें, हैपरसल्फ बहुत मुफीद इन मानों में है कि रोजमर्रा काम आने वाली दवा है, और सिलीशिया के साथ इसका गहरा ताल्लुक है, और सिलीशिया जिन मरीजों में कोई काम करती है और फिर काम छोड़ दे, वहाँ हैपरसल्फ मुफीद होती है, और रोजमर्रा की जो आम इन्फेक्शन है उनमें हैपरसल्फ बहुत अच्छा काम करती है। बाज़ दफा आप सिलीशिया नहीं देना चाहते किसी एहतियात की वजह से, वहाँ हैपरसल्फ दे सकते हैं आसानी से। हैपरसल्फ सिलीशिया के बाद मर्क देने के लिए और मरकरी के बाद सिलीशिया देने के लिए बीच में कुशनिक का काम करती है। अगर आपने मरकरी के बाद सिलीशिया देना हो तो बरह रास्त नहीं देना चाहिए, वो मुफीद नहीं है, बाज़ दफा नुकसान पहुंचा देता है, लेकिन बीच में हैपरसल्फ की एक डोज डाल दें तो फिर बेफिक्र होकर दे सकते हैं। इसी तरह सिलीशिया से कन्वर्ट करना हो, शिफ्ट करना हो उस पे मरकरी पे, तो हैपरसल्फ बीच में दाखिल कर दें तो उससे फायदा हो जाता है। रोजमर्रा के गले की खराबियों में हैपरसल्फ की निशानी यह है कि इसका बलगम चिपका रहता है और उसको डिसलॉज करना मुश्किल होता है। बाज बलगम फ्री होते हैं, आए निकल गया, पीछे खुश्क खांसी की वजह खारिश होती है असल में, और वो अक्सर बीमारियों में यही मिलता है, लेकिन बाज़ जगह खुश्क खांसी तो नहीं होती है मगर खुश्क से मिलती जुलती छोटा सा बलगम कहीं कुछ थोड़ा सा अटका होता है, उसको डिसलॉज नहीं कर सकते, उसको उखेड़ के फेंक नहीं सकते, और वो खलिश जो पैदा करता है वो हैपरसल्फ के कब्जे में है। और हैपरसल्फ की एक और इलामत यह है कि उसके गले में फांस का एहसास होता है बाज़ दफा, जैसे कोई फांस फंसी हुई है कहीं और आप कोशिश करते हैं उसको निकालने की, वो निकलती नहीं, लेकिन अगर वाकईतन कोई चीज फंसी हो तो वो हैपरसल्फ की बजाय सिलीशिया से निकलती है, और उसमें सिलीशिया लाजवाब दवा है, वो तो और बहुत जल्दी काम करती है और यकीनी काम करती है खुदा के फजल के साथ। कोई चीज कहीं अंदर चली गई हो, फंसी हुई हो, सिलीशिया से काम होगा। अगर इन्फेक्शन वगैरह में सिलीशिया काम नहीं दे रही और बदबू पैदा हो चुकी है, खराबी हो गई है, कुछ आपको और चाहिए, या मरकरी की इलामतें आ गई हैं, तो मरकरी देने से पहले हैपरसल्फ, और अक्सर सूरतों में हैपरसल्फ खुद ही उसका मुतबादिल बन जाता है, वरना फिर उसके बाद मरकरी। इसका मरीज डल नहीं होता बल्कि सेंसिटिव, बल्कि ओवर सेंसिटिव होता है। हैपरसल्फ का जो मिजाज है, सराउंडिंग को भी
और कंपनी को हर चीज़ को ये महसूस करता है नुमाया। बस ऐसा मरीज जो ज़्यादा हसास हो उसमें हेपरसल्फ ज़्यादा अच्छा काम करेगी। दर्द भी ज़्यादा महसूस करता है। वो जो मैंने कहा था ना अंदर फांस का एहसास, ये अंग्रेजी किताबों में लिखा होता है फिश बोन। तो फिश बोन तो इन यहाँ ही ज़्यादा फंसती होगी, हमारे मुल्क में तो बहुत कम लोग हैं बेचारे जिनको फिश नसीब भी होती है। तो इसलिए उनके लिए यही इलाज अच्छी है कि फांस कोई छोटा सा टुकड़ा किसी चीज़ का फंस गया है। बाज़ दफ़ा वो गन्ना चूसते वक्त वो उसकी भी छोटी सी फांस गले में अटक जाती है कहीं कहीं और खराश शुरू हो जाती है, उसमें हेपरसल्फ अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर उस जैसी हो, यानी अगर वो हो तो सिलिशियस निकलेगी। और एक अलामत ऐसी बताते हैं जिसके मुतालिक हमारा तो तजुर्बा नहीं, यहाँ शायद होता होगा कि अपने एकदम उठती है एक इम्पल्स कि अपने बेहतरीन दोस्त को भी कत्ल कर दें। तो कभी आज तक मेरे इल्म में तो ऐसा कोई मरीज नहीं आया, पागलपन के मरीजों में है, लेकिन ये नॉर्मल मरीज की बात कर रहे हैं। ग्लैंड्स की सपुरेशन, उसका सूजना, उसका हार्ड होना, इस बहुत सी दवाओं में आप अभी पढ़ चुके हैं। किलकेरिया की दवाओं में, कार्बन की दवाओं में, सब में ग्लैंड्स की इंड्यूरेशन आपने नुमाया तौर पर पढ़ी है। और हेपरसल्फ में भी ग्लैंड की बहुत ज़्यादा है नुमाया सूजना ग्लैंड्स का, यानी हुदूदें सूज जाना और सूज के वहाँ ठहर जाएं और फिर अगर वो मुस्तकिल ठहर जाएं तो उनका इलाज और है। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कई दवाएं। लेकिन अगर वो सपुरेट करने लगें, यानी उनके अंदर पस फॉर्मेशन शुरू हो जाए, उस सूरत में हेपरसल्फ इलाज है। और किलकेरिया कार्ब भी, उसको भी नहीं भूलना चाहिए। वो गहरे फोड़ों के लिए भी आपको मैंने बताया था, किलकेरिया कार्ब बहुत अच्छी दवा है। क्योंकि आपके बच्चे का नाखून खाने की आदत हटी कि नहीं अभी तक? वो है यहाँ मौजूद? जी हुजूर, उसने दोबारा शुरू कर दिया। फिर शुरू कर दिए? आपने लेटर मेल दी उसको? फिर नहीं, रात ही मुझे पता चला फिर। अच्छा, एक लेटर में मैंने बताई थी, वही उस पर तजुर्बा किया था, उससे फायदा हुआ था उसको? जी उस वक्त उसको फायदा हुआ। हाँ, लेकिन अगर उससे फर्क ना पड़े तो हेपरसल्फ भी उसकी दवा है। ये जो यहाँ नाखूनों के किनारे पर ये गोश्त उखड़ता है थोड़ा सा और बेचैनी पैदा करता है, खासतौर पर अगर उल्टा हाथ लग जाए तो बहुत तकलीफ होती है। तो इससे शुरू होती है बच्चे की आदत चबाने की। आस्ते से उसको दांतों से नोचता है, फिर उसका चस्का पड़ जाता है, उस जगह को भी आदत पड़ जाती है और वो फिर मुस्तकिल शुरू हो जाता है। मेरी बेटी को दी थी, उसने छोड़ दिया। जी उसमें बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन छोटे को असल में मेरा ख्याल ज्यादा थी। ये आपकी खानदानी मर्ज है? मैं तो नहीं खाती थी। नहीं, अगर अब्बा जान से पूछेंगे, उनको पता है। बाज़ दफा नाखून में पीट पड़ जाती है और मैंने देखे हैं ऐसे मरीज, उनके पूरे का पूरा नाखून उखड़ जाता है, फिर नया उगता, फिर वो भी इसी तरह हो जाता है। उसकी मुस्तकिल शफा की दवा ये हेपरसल्फ है। और अगर उसमें स्याही हो और खतरनाक किस्म की, उसमें उसकी सूरत में ना रंग गहरे और उसके हुलिया बिगड़ा, नाखून का ऐसा हुलिया बिगड़ा हो कि मालूम हो कि कोई गहरी बात है, उसमें सोराइनम जरूरी है। पहले सोराइनम देनी चाहिए, फिर दूसरी दवाएं देखनी चाहिए। एंटीमोनियम क्रूड में भी नाखून के बिगाड़ का जिक्र मिलता है, मगर
جو ناخن کی خرابیاں وہ اکثر گہری بیماریوں کی نشاندہی کرتی ہیں. اس لیے میرا اپنا طریق یہی رہا ہے کہ پہلے سورائنم دیتا ہوں کیونکہ سورائنم اس میں بہت گہرا اثر رکھتی ہے. پھر یہ دوائیں جو ہیں وہ زیادہ اچھا کام کرتی ہیں اس کے اثر کے نیچے. واٹس کی کافی بیماریاں ملتی ہیں لوگوں میں, جگہ جگہ موقع نکلاتے ہیں. موقعوں کے لیے عام طور پہ روٹین ہے, کیا دیتے ہیں بتائیں جی؟ تھوجا اور کاسٹیکم اور میڈورینم. بعض مجھے ڈاکٹروں نے بتایا, ہومیوپیتھس نے, کہ وہ اکیلا تھوجا دیتے رہے ہیں تو فائدہ نہیں ہوا, میڈورینم اکیلا دیا ہے تو فائدہ نہیں ہوا, لیکن تھوجا اور میڈورینم کو ملا کے دیا ہے تو فائدہ ہوا ہے. اور مجھے اس پہ یاد آیا کہ وہاں میں بھی جب وقف جدید میں علاج کیا کرتا تھا تو ان دو دواؤں کو ملا کر دیتا رہا تھا, اپنی یوں ہی ہنچ سا تھا, اور کچھ اثر ضرور دکھاتی تھیں. لیکن اکیلے تھوجا سے جتنی شہرت ہے اتنا اثر میں نے دیکھا نہیں. ہاں اگر باریک اور ذرا نرم کراپس ہوں تو وہ تھوجا سے بھی کچھ دیر کے بعد جھڑ کے صاف ہو جاتی ہیں, اور کاسٹیکم سے بھی. اور اگر ضد ہو, دوسری دواؤں کی علامتیں ہوں اور وہ کام نہ کریں, پھر میڈورینم ضرور ٹرائی کرنی چاہیے. میڈورینم شاید کہتے ہیں اس کو, اور یہ گہری بیماری کے مواد سے تیار ہوا ہوا نوسوٹ ہے. ہیپسلف میں جو علامت ہے اس کی وہ یہ ہے کہ وہ کریک کر جاتے ہیں موقع, اور ان سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. اگر یہ صورت ہو تو ہیپسلف ضرور دینی چاہیے. لیکن ہیپسلف کا جو کریک ہے وہ سنگل کریک آتا ہے, اور اگر اس کی طرح گوبھی کی طرح کھلے کھلے ہو جائیں اور بدشکل اور کافی کریکس نظر آئیں, اس میں نائٹرک ایسڈ بہت اچھی ہے. نائٹرک ایسڈ میں نے کئی مریضوں پر استعمال کر کے دیکھی, اگر اس کی یہ علامتیں واضح ہوں تو بہت اچھا اثر دکھاتی ہے. اور کئی دفعہ موقعوں کو دیکھا ہے بالکل صاف ہو گئے ہیں. لیکن جو دوسرا علاج ہے گھوڑے کی دم کے بال سے اس کو باندھ کے کس دیتے ہیں, اس سے کچھ دیر کے بعد وہ جھڑ جاتا ہے لیکن پھر اگاتا ہے. وہ مستقل علاج نہیں, وہ اندرونی بیماری دور ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ نکل رہے ہیں. بعض بچے ان کو دھوئیں صاف کریں تب بھی وہ میلے میلے نظر آتے ہیں, گندے سے بچے دکھائی دیتے ہیں, اور ان بیچاروں کو جو مرضی کر لو شکل ان کی گندی ہوتی ہے. یہ پتہ نہیں کیا بات ہے, ہوتا ہے, میں نے بھی محسوس کیا. کہتے ہیں ہیپسلف اس کا علاج ہے. اگر ہیپسلف دیا جائے تو جلد صاف ستھری ہو جاتی ہے اور وہ چہرے پہ میل سی دکھائی دیتی ہے, وہ ہٹ جاتی ہے. نزلے میں بھی اچھی ہے, چھینکوں وغیرہ کے لیے بھی, لیکن اس کی شرط وہی ہے کہ ناک کے اندر یا گلے کے اندر کچھ چمٹا ہوا سا مادہ موجود ہو جو ہٹے نہیں. کبھی کبھی وہ چھینکوں میں تبدیل پیدا ہو جاتا ہے, یعنی وہ خارش ہلکی ہلکی چھینکیں پیدا کرتی. اس کی چھینکوں کا سردی سے بہت تعلق ہے. بعض لوگوں کو چھینکیں آتی ہیں اگر سردی سے گرم کمرے میں آئیں تو چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں. بعضوں کو گرم سے سرد میں جائیں تو چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں. ان کی الگ الگ علامتیں الگ دواؤں کی نشاندہی کرتی ہیں. اگر سردی سے گرم کمرے میں جائیں اور چھینکیں ہوں تو اس کے لیے کون سی دوا ذہن میں آتی ہے یعنی چاہیے؟ یاد ہے کسی کو؟ جی نہیں, برائونیا. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ سرد موسم سے گرم موسم میں داخل ہوں تو برائونیا کا خیال آتا ہے,
लेकिन ये जो टिपिकल बात है पल्स्टिला में नुमाया बताई जाती है। वैसे हो सकता है ब्राउनिया भी हो, क्योंकि ब्राउनिया सर्दियों से गर्मी में दाखिल होने वाली जो बीमारी तकलीफें हैं उस जमाने में ज्यादा बढ़ती हैं, उनका ब्राउनिया से ताल्लुक है। और गर्मी से सर्दी में दाखिल होने से छींकें आने पर कौन कौन सी चीजें हैं? जी सबडिला है एक, और सिलिशिया पे भी हो सकता है, नेट्रम भी। लेकिन हैपर सेल्फ में यह है कि अगर सोते में भी एक हाथ भी बाहर आ जाए गर्म बिस्तर से, माहौल ठंडा हो, तो छींकें शुरू हो जाएंगी। यानी जिस्म के किसी उज़्व को सर्दी लगे और बाकी गर्म हो तो उस पर छींकें शुरू होना, यह हैपर सेल्फ की खास अलामत है। कान की बीमारियों में कुछ दवाएं तो मैंने आपको बताई थी ना, 4 बड़ी बड़ी दवाएं, जिनमें अमूमन कान की तकलीफ का इलाज रोजमर्रा के तौर पर हो सकता है। याद है किसी को? हैं? नहीं, कान की तकलीफ, दर्द और उसकी कैमोमिला, पल्स्टिला और भूल गए हैं। नजले की दवाई एक बताई थी आपको। यूफ्रेजिया क्या करती है? यूफ्रेजिया आंखों को सुर्ख करती है और ज्यादा अलामतें उसकी आंखों पे जाती हैं। उससे मिलती जुलती एक दवा है, मैं इनसे पूछ, होम्योपैथ जरा बैठे हुए, इनसे पूछ रहा हूँ, बताएं डॉक्टर साहब, आप बताएं। आपको हिंट दे दिया मैंने, क्या बताया, सुन लिया आपने? तो आपके कान को तकलीफ नहीं है इसका। एलियम सीपा आपको अच्छी तरह बताया था, बार समझाया था खूब, कि अगर नजला हो तो अगर आंखों पर पड़े तो यूफ्रेजिया की पहचान है ये, और अगर आंखों पर असर अंदाज बिल्कुल ना हो, ठीक ठाक रहें, लेकिन कान पर पड़े तो उसका एलियम सीपा इलाज है। लेकिन एलियम सीपा छींकों का भी है। एलियम सीपा की छींकों का क्रॉनिक जो है वो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था याद है? एल्यूमिना। एलियम सीपा का मौसम भी बताया था आपको मैंने, भूल गए सारी बातें? सबडिला का मौसम भी बताया था, उसी जमीन में मैंने आपको एलियम सीपा का मौसम भी बताया था। अब तो औरतें भी फेल हो गई। सबडिला का मौसम है बहार का, और ये मैंने आपको बातें बताई थी इस ताल्लुक में कि जिनको वो कटार, स्प्रिंग कटार हो जाती है, या क्या कहते हैं, जो छींकों की बीमारी होती है, हे फीवर कहते हैं उसको, और अगर वो बहार में हो तो स्प्रिंग कटार भी कहते हैं। ये जो बहार के मौसम का हे फीवर है, उसमें 2 नुमाया दवाएं कौन कौन सी हैं? एलियम सीपा नहीं, एलियम सीपा नहीं है, सबडिला। सबडिला है और उसका कॉम्बिनेशन लेकेसिस के साथ है। लेकेसिस अक्सर 1000 में एक ही खुराक काफी हो जाती है। ऐसे मैंने केसेस देखे हैं जहां क्रॉनिक उनको था ये है फीवर, किसी चीज से ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन होता इसी मौसम में ज्यादा था, बाकी साल में भी होता रहता था, लेकिन ये नुमाया था जिससे वो पीक आ जाती है। तो एलियम सीपा 1000 रात को सोने से पहले लेकेसिस, वो उनको जड़ से उखड़ गई बीमारी, बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी शुरू हो गई। और इसका जो एक्यूट है, फौरी तौर पर, वो क्या है? सबडिला। कार्बोवेज भी है मेरे रूम में नहीं,
اس کا ایکیوٹ کسی اور معنی میں ہوگا، مگر چھینکوں کی بیماری کی بات میں کر رہا ہوں، ہے فیور میں سیباڈیلا، بہار کے ہے فیور میں چھینکوں میں اچھی مفید دوا ہے. اگر یہ فیل ہو تو اور دوائیں بھی کام کرتی ہیں، ان میں ایک نیٹرومیور بھی ہے، اور نیٹرومیور اینٹیڈوٹل ہے لیکسس کو، اس لیے نیٹرومیور کا لیکسس کا نیٹرومیور اینٹیڈوٹ بھی ہیں، مگر کرونک لیکسس ہے اس کا ہے فیور کا، اور اونچی طاقت میں کام کرتا ہے. بعض دفعہ میں چھوٹی طاقت میں دیکھ چکا ہوں لیکن زیادہ فائدہ نہیں دیتا تھا. 1000 تک تو میں نے دیکھا فائدہ دیتا ہے، ہو سکتا ہے اوپر جائیں تو اور بھی زیادہ فائدہ دے. ایلیم سیپا اسی قسم کی علامتیں رکھتا ہے، مگر خزاں کے موسم کی دوا ہے. جب موسم گرمیوں سے سردیوں میں جا رہا ہو اس وقت ایلیم سیپا کام کرتی ہے. اور ایلیم سیپا کا کرونک ہے کیا ہے یار مبشر؟ ہاں بھول بلا گیا بالکل. ایلومینا ابھی بتایا تھا. ایلومینا 200 یا 1000 یاد رکھیں ان باتوں کو اچھی طرح. جب کوئی مریض آ جائے تو خوشی نہیں سمجھ جاتی ہے اس وقت. ایک ہی جیسی بیماریاں سارے بتاتے ہیں، اس وقت چھان بین کرنا کہ کون سی دوا، بے شمار دواؤں میں یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں. اس لیے جب تک دواؤں کو آپ بار بار ذہن نشین کر کے ان کے الگ الگ کونے مقرر نہ کر لیں، ان کو سٹیک نہ کر لیں، مریض کو دیکھ کر صحیح دوائی دماغ میں نہیں آ سکے گی، پھر افراتفری شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے زیادہ رجحان ہو گیا ہومیوپیتھ میں چھٹے کا، 4-5 دواؤں کا. وہ میں آپ کو بعد میں انشاءاللہ جب یہ بڑی بڑی دوائیں ختم کر لوں گا پھر آپ کو نزلہ، کھانسی، دمہ، پیچش، پیٹ درد، ان ناموں کے اوپر دوبارہ دوں گا لیکچرز کہ ایک مریض آتا ہے پیٹ درد ہے اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. ایک مریض آتا ہے کہ پیچش ہو گئی ہے، اسہال لگ گئے ہیں، اس وقت افراتفری میں کیسے پتہ لگے گا؟ اگر آپ ریپورٹری بھی دیکھنے لگیں گے تو کنفیوز ہو جائیں گے. 40-50 دوائیں ملیں گی، ان میں سے ہر ایک کو الٹنا پلٹنا اور پھر مریض سے گفت و شنید کرنا یہ ممکن نہیں ہوتا. ایسے موقع پر میں نے کچھ دوائیں بنائی ہوئی ہیں وہی چھٹے والی، اس لیے کہ وہ مجبوری ہے. میرے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں تھا. وقف جدید میں بعض دفعہ واقعتاً ایک دن میں 100 مریض آ جاتے تھے، اور ہم نے ایک دفعہ موازنہ کیا تو ہسپتال سے زیادہ مریض وقف جدید میں آتے تھے. ان کو اب ڈسپوز کرنا ہوتا تھا، ناممکن تھا کہ میں وہی کام کرتا، میرے کام دوسرے زیادہ تھے. تو پھر وہاں میں نے چھوٹے چھوٹے نسخے بنائے، اور نسخے بدلتے رہتے ہیں. اس لیے میں آپ کو جو سمجھاؤں گا نسخہ نہیں بتاؤں گا، بلکہ اس کی بجائے نسخہ بنانے کا طریقہ اور کون سا نسخہ کس موقع پر کام آئے گا، اور اگر یہ نہ ہو تو متبادل کیا ہے، پھر متبادل کیا ہے، پھر متبادل کیا ہے. اور وہ ہنگامی دوائیں اگر آپ ساتھ رکھیں، پاس رکھیں، تو روزمرہ رات کی بچوں کی تکلیفیں، ہنگامی مشکلات، ان میں کبھی ڈاکٹر کو بلانے کی ضرورت نہیں پیش آتی. کسی خرچ کی ضرورت نہیں، کسی کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں. اور ساری دنیا میں اگر یہ شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا سکون ملتا ہے. چند دن پہلے ہماری بیٹی طوبہ کو رات 4 بجے دروازہ کھٹکا میرا کہ مجھے پیٹ درد بڑی سخت شروع ہو گئی ہے. تو میں نے اس کو تین دوائیں ملا کے دیں. میں کچھ آرام کرو یہاں، اور 15 منٹ کے بعد ایک خوراک، 10 منٹ کے بعد ایک خوراک اور دی اسی کی. 15 منٹ سے زیادہ نہیں لگے، ہنستی اٹھ کھڑی کہ بالکل نام و نشان بھی نہیں رہا، جا کے آرام سے سو گئی. اب آدھی رات کو ڈاکٹر کو بلانا، ایمبولینس آئے، وہ ہسپتال لے کے جائے، وہاں پتہ نہیں کیا ٹیسٹ ہوں، بس کو پین دیں اور پتہ نہیں کیا کیا کریں، اتنی مصیبت ہے. تو اس لیے یہ جو ہومیوپیتھ کے اوپر عبور اس حد تک کہ روزمرہ کی دواؤں بیماریوں میں آپ خود اعتماد بھی ہو جائیں، پتہ ہو کہ کوئی ایسی بات نہیں. اور جہاں تک اینٹی بایوٹکس کا تعلق ہے
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا سوائے آغاز کے کہ کسی قسم کا کوئی مریض ہو اس کو اینٹی بایوٹکس کی غرض سے ڈاکٹر کی سپورٹ کرنا پڑے. اب وہ نظام میں شفا جو اینٹی بایوٹک سے آپ کو وہ آزاد کرا کر دیتا ہے وہ اس قابل ہے کہ اس پر غور کیا جائے، کیونکہ اینٹی بایوٹکس کے جو بد اثرات ہیں سب اینٹی بایوٹکس بنانے والے بھی اور استعمال کرنے والے بھی بتاتے ہیں، جانتے ہیں. اور بہت سی بیماریاں جو عام ہوتی جا رہی ہیں وہ اینٹی بایوٹکس کے بڑے ہوئے استعمال کی وجہ سے. بہت سے نئے جراثیم کی قسمیں جو اب قابو کرنی مشکل ہو گئی ہیں اینٹی بایوٹکس کے غلط استعمال کے نتیجے میں بڑھ گئی، پیدا ہو گئی ہیں. جیسے بعض شکاری اچھا نشانہ نہ رکھتے ہوں تو جانور کو زخمی کر کے چھوڑ دیتے ہیں. وہ عام بیچارہ گائے بھینس جیسا جانور ہو تو وہ تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ شیر ہو یا ہاتھی ہو تو وہ پھر انتقام لیتا ہے اور مستقل انسان کا ویری بن جاتا ہے. اسی طرح بعض بیماریاں ہیں، یا تو نشانہ ماریں تو ٹھیک ماریں، اگر زخمی کر کے چھوڑ دیں گے تو وہ بیماریاں بھی واقعتاً انتقام لے رہی ہوتی ہیں اور نئی نئی خوفناک شکلیں اس کی اینٹی بایوٹکس کو توڑنے والی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، ایوالو ہونے لگ جاتی ہیں. اب وائرس جو ہے وہ ایوولوشن میں سب سے تیز ہے. جتنی تیزی سے وائرس ایوالو ہوتا ہے دنیا کی کوئی چیز ایوالو نہیں ہوتی، اس شکل سے اس شکل میں، اس شکل سے اس شکل میں. اسی لیے وائرس کا اینٹیڈوٹ ان کو نہیں ملتا. لیکن وائرل بیماریوں کے جو مواد ہیں ان سے جو نوزوڈز ہومیوپیتھی میں بنائے ہیں وہ اس لیے کم و بیش کام کر جاتے ہیں، اکثر کام کرتے ہیں کہ وائرس اپنی جان بچانے کے لیے اپنی شکل تو بدلتا ہے لیکن ٹاکسن وہی بناتا ہے. وہ زہر جو جسم کو توڑتا ہے، بلڈ پریشر کو گراتا ہے، مسلز کی جان کھا جاتا ہے، وہ وائرس جو فلو پیدا کرتا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. وہ وائرس شکلیں بدلے گا، اس لیے وہ ہر دفعہ اسی اینٹی بایوٹک کے قابو نہیں آئے گا جس کے پہلے آ چکا تھا. مثلا پینسلین دی ہے آپ نے تو اس کے بعد کچھ وائرس ایسے ہیں جنہوں نے اپنی شکل بدلی اور ایسی نسل پیدا کر دی جو پینسلین کے قابو نہیں آئے گی. پھر ایریتھرومائسین یا جو مرضی آپ مائسین کا نام رکھیں وہ نئی دوائیں دینی پڑیں گی. جتنا آگے بڑھتے ہیں اتنا وائرس بھی ایوالو ہو کے آگے بڑھتا جاتا ہے. لیکن وہ جو ٹاکسنز بناتے ہیں ان میں بہت تھوڑا فرق ہے، تقریباً وہی ہے. تو ہومیوپیتھی میں جب وہ ٹاکسن دیتے ہیں تو جسم اس ٹاکسن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور وائرس کو بالکل بیمانی کر دیتا ہے، رینڈر ہیلپ لیس اس کو کہتے ہیں نا، بالکل وہ بے طاقت کرتا ہے لیکن مار بھی دیتا ہے. یہ کس طرح مارتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن مقابلہ کرتا ہے. اس کی پہچان یہ ہے کہ وائرس والی بیماریاں بعض سائیکلز رکھتی ہیں، مثلا 7 دن کا، 5 دن کا، ان کا اپنا ایک انکیوبیشن پیریڈ ہے، اپنا حملہ، اور پھر اس کے بعد خود بخود ٹھنڈے ہو جانے کا کوئی نظام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورنہ تو اکثر زندگی کو ختم کر دیتی ہیں یہ چیزیں. ہومیوپیتھک میں وہ پورا سرکل نہیں چلتا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف ٹاکسن کا علاج نہیں ہوا بلکہ وائرس کو بھی ختم کیا گیا ہے. سمجھ گئے ہیں؟ اچھا، اب وہ یاد رکھیں گے. اب آپ کو بہار اور خزاں کے فرق ہیں، اور ایلومینا کا بھی یاد. ایلومینا بڑی اچھی دوا ہے، اس کو بھی نہ بھولنا. ان چیزوں میں متفرق. ایلومینا زیادہ گہری اور دیر پا اثر والی چیز ہے جو ایلومینم کا بیس ہے. اس پہلو سے بھی آپ کو کمبینیشن یاد رکھنے چاہیے کہ ایک میٹل ہے آرسنک، مثلا آرسنک کا کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں. پھر آرسنک بیس میں جو مختلف ساتھ کیمیکل کمبینیشن بنتے ہیں ان کے فرق کس چیز سے کیا بنتا ہے یہ ذہن نشین رکھنا زیادہ ضروری ہے، بجائے اس کے کہ ایک ایک دوائی کے فرق چیز کو رٹیں. بنیادی طور پر دوائیں اور ان کے ملنے سے دوسری دواؤں کے ساتھ جو عقلاً تبدیلیاں ہونی چاہیے وہ آپ کو سمجھ آ سکتی ہیں.
अगर आप इस नुक्ता निगाह से गौर करें, आर्सेनिक आयोडाइड पर गौर करें, आर्सेनिक सल्फेट पर गौर करें, आर्सेनिक ब्रोमाइड पर गौर करें, वगैरह वगैरह, तो आपको तीनों में कुछ कुछ फर्क नजर आएंगे। फिर वो जिससे कम्बिनेशन हुआ है, ब्रोमाइड है, सल्फर है और इस किस्म के जो कम्बिनेशन बने हैं, उनके उनके असल पर गौर करें। फिर आपको पता चलेगा कि इनके कम्बिनेशन के नतीजे में क्या नए रुझानात पैदा होते हैं। तो इस तरीक पे बजाय रेपर्टरी के जरिए मरीज की तशखीस करके उसकी दवा तक पहुंचने के, आप अपने जहन में अपनी जहनी लॉजिक के जरिए करीब पहुंच सकते हैं और अक्सर वो फायदेमंद होता है। बाज़ दफ़ा आप इलाज इस तरीके पे करते हैं और बाद में देखते हैं किताब में उसका जिक्र ही नहीं होता। बहुत सारे मैं ऐसे इलाज इसी तरह किए हैं लेकिन किताब में वो नहीं है, रूटीन की होम्योपैथ के पास नहीं है। चुनांचे एक दो दफ़ा मैंने तजर्बतन बाद ऐसे अच्छे होशियार एमडी होम्योपैथ से उन बीमारियों के मुतालिक उनके तजर्बे के मुताबिक पूछा, उन्होंने मुझे किताबों की दवाएं बताई, ये इस्तेमाल, ये इस्तेमाल, ये इस्तेमाल, इससे फ़ायदा होता है। जो मैं इस्तेमाल करता रहा उसके मुकाबले पर उनको किया तो कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा, बहुत मुकाबलतन मामूली साबित हुई, क्योंकि वो रूटीनिस्ट की दवाएं हैं। वो दवाओं के मिजाज को समझकर और फिर अपने तजर्बे में लाकर नई दवाएं ढूंढना, नए इलाज ढूंढना, ये इस तरीके पर उन्होंने नहीं सीखा। बल्कि शौक होता है कि कोई काशी राम को पढ़ के उसके चुटकुले सीख ले, कोई अब्दुल हुसैन को पढ़ के चुटकुले सीख ले, कोई लीडर्स होम्योपैथ के देख ले, नैश के वगैरह, ड्यूईज को पढ़ ले। इसका आमतौर पर लोगों को शौक है। वो मुफीद है ज़रूर शुरू में, मैंने वो सारी किताबें पढ़ी हैं, क्योंकि उनके बगैर शुरू में कॉन्फिडेंस नहीं पैदा होता। शुरू में कुछ ना कुछ टोटके चुटकुले ये ज़रूरत के लिए काम आते हैं, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता होम्योपैथिक मिजाज, दवाओं का मिजाज आपके अंदर जज्ब होकर आपके अपने मिजाज का हिस्सा बन जाती है। उनकी पहचान, वो मिजाज नहीं बनता लेकिन उनकी पहचान आपके मिजाज में दाखिल हो जाती है। इस तरीके पर एमडी होम्योपैथ को तैयार होना चाहिए ताकि दुनिया में एक इनकलाबी तरीके शफा होम्योपैथी से निकाल के पेश करें और अपने इस्तेमाल की तजर्बे किया करें घरों में। अब वक्त आ गया, अब तो कई लोग मुझे लिख भी रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे तजर्बे करने लगे हैं और इजादें भी करने लग गए हैं। एक मरीज मेरे पास आया करता था जो सर दर्द का क्रॉनिक, और यहाँ के चोटी के अस्पतालों में दाखिल होने के बावजूद उसकी सर दर्द ठीक नहीं हो रही थी। उसको यहाँ की गवर्नमेंट ने वीजा की एक्सटेंशन ही इसलिए दी सिर्फ कि ऐसी बीमारी में फंसा हुआ है जिसका उसके मुल्क में इलाज कोई नहीं। बहुत इलाज के बाद फिर मैंने एक दफा उसको वो कम्बिनेशन दिया जो पाकिस्तान में मैं लू लगने पर दिया करता था और अमूमन बहुत मुफीद है। यहाँ से लोग जो गर्मियों में जाएं वहाँ, उनको ज़रूर उसको इस्तेमाल करना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए। बाहर निकलने से पहले अगर इंसान एक खुराक उसकी खा ले तो खुदा के फजल से उसमें लू नहीं लगेगी। एक है ग्लोनाइन, दूसरा है नेट्रम्योर और तीसरा है जेलसीमियम या आर्सेनिक। कभी कभी मैं बदल के देता रहा हूं। और जो सरदर्द हो जाती है गर्मी वगैरह के असर से और लंबी ठहर जाए, उसमें वो कहते हैं कि नेट्रम कार्ब को काम करती है। मुझे मेरे इल्म में नहीं करती खास कोई। क्रॉनिक नज़ला अगर बन जाए उसमें काम करती है वो, लेकिन ये दवा काम करती है अलग फजल से। ये जो कम्बिनेशन है ये मैंने उस पर इस्तेमाल किया और बड़ा मुझे ताज्जुब हुआ कि वो पहली दफ़ा उसने आके मुझे कहा कि मुझे अब महसूस होता है मैं ठीक हूँ। लेकिन ज़्यादा लंबा अरसा नहीं चला, 6 महीने या साल तक वो ठीक रहा और उसके बाद फिर दोबारा हो गई। अब वो मिलता है मुझे आके कभी, लेकिन अब मैंने कुछ दखल देना छोड़ दिया। उसकी वजह यह है कि दोबारा उस वक्त हुई थी
जब उसको इमिग्रेशन वाले की तरफ से नोटिस आ गया था कि छोड़ दो मुल्क, इसलिए अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इमिग्रेशन की सरदर्द है या वो दूसरी सरदर्द है। सरदर्द को हम कभी मोनस भी इस्तेमाल कर लेते हैं, मुजक्कर भी, असल सही इस्तेमाल मुजक्कर है। सरदर्द हुआ आमतौर पर हुई कहते हैं, उर्फ आम है, कभी ये भी बन जाएगा अब सही। खैर मैं अब बता रहा हूँ, एक मरीजा ने मुझे, एक बाहर की जो होम्योपैथ बनी हुई है, उसने बताया कि मुझे आर्मी का एक बड़ा दिलचस्प तजुर्बा हुआ है। उसके बच्चे को क्रॉनिक सर दर्द थी जो किसी जगह से ठीक नहीं होती थी। अब मुझे याद नहीं है इंग्लिस्तान से मुझे खत आया था या जर्मनी से, यहाँ यहीं आप ठीक है, ये बैठे हुए इनकी बेगम साहबा का खत था। गुल कुछ था नाम उनका, क्या नाम है? गुल खालिद, दैट्स राइट। गुल मुझे याद है, खालिद ये खुद हैं इसलिए गुल खालिद ये होगा। उन्होंने बताया कि उनकी बच्ची को यहाँ अस्पतालों में सब जगह फिराया, कहीं कुछ को फायदा नहीं होता था। तो इस जो उनकी सर दर्द थी उसकी गुफ्तगू में डॉक्टर ने बताया कि बाज़ दफ़ा खून गाढ़ा हो जाए तो उसके नतीजे में भी इस किस्म की सर दर्द हो जाती है। यही बात हुई थी ना। और मेरे लेक्चर में उन्होंने सुना था कि आर्मी का खून गाढ़ा करने का इलाज है, तो उन्होंने कहा जब और कुछ नहीं तो शायद आर्निका से ठीक हो जाए। आर्निका दी तो ठीक हो गई, लेकिन आर्निका में एक और अलामत भी पाई जाती है कि अगर खून गाढ़ा हो आर्निका की वजह से तो आंखों के सामने बाज़ दफ़ा धुंधला और लहराया हुआ सब मंजर दिखाई देता है। उस बच्ची को ये भी तकलीफ थी और ठीक हुई, अभी उसके बाद तो दोबारा नहीं ना हुई फिर। अब देख लें माशाल्लाह। तो जो होम्योपैथ की जो नई जनरेशन बन रही है वो रोशन दिमाग है, खुदा के फजल से अपने तजर्बे करके मुझे भी फायदा पहुंचा रही है। तो अब मैंने सोचा था कि वो आ जाए, इमिग्रेशन और नो इमिग्रेशन आर्मी का उसको जरूर देना है वो आए काबू तो उसको देना आर्मी का, पता लग जाएगा। हाँ अच्छा जी, और अभी काफी पढ़ना भी जल्दी करते हैं, इधर उधर की बातें शुरू हो जाती हैं। ये फायदा भी देती हैं, दिलचस्प हैं, लेकिन दवाइयाँ कवर नहीं होती जल्दी। और पिछली दफा जो हमने मजलिस लगाई थी उस पर कई डॉक्टरों का भी मुझे फोन कांटेक्ट के खत लिखे कि ये हमारे लिए भी बहुत मुफीद थी ये मजलिस। वो याद है जिसमें मैंने कैंसर की फिलॉसफी उसको बताया था। और एक डॉक्टर ने मुझे भिजवाया है, एक बहुत छोटी की ऑन्कोलॉजिस्ट की किताब के इक़्तिबासात भिजवाए हैं, और मैं पढ़ के हैरान रह गया। वही बातें उसने कही हुई हैं जो मैं आपके सामने बतौर नजरिए के पेश कर रहा था। और वो भी यही कह रहा है कि मेरा ये 100% साबित शुदा हकीकत के तौर पर नहीं, मगर मेरे तजुर्बे में जो बातें आई हैं वो इस नजरिए को तक़वियत दे रही हैं। और बड़े उसने उम्दगी के साथ वही बातें उसी फिलॉसफी के साथ बयान की हैं। तो अगरचे ये एक लिहाज से वक्त ज़ाया होता है, हमारा गाँव में सफ़र आस्ता हो जाता है, लेकिन एक तो दुआई हो जाती है आप लोगों की, दूसरे अमूमी फायदे की चीजें हैं, दिलचस्पी की बातें हैं। आंखों के लिए बड़ी मुश्किल होती है, आंखों का इलाज जो मुस्तकिल गहरी बीमारियां, मसलन किसी को मिसाल के तौर पर क्या कहते हैं उस बीमारी को जो चिट्टा पड़ जाता है, सफेदी हो जाती है, ओपेक हो जाती हैं आंखें, हैं क्या कहते हैं उसको? फोला। हाँ, फोला जो टाइप की जो बीमारियां हैं उनका इलाज बहुत मुश्किल है। वो मेरे ख्याल ऑपरेशन भी नहीं होता उनका शायद, क्यों जी? अगर ये रहे कैटरेक्ट की बात नहीं कर रहा, नहीं सर, ये जो केराटोकोनस वगैरह अगर ये हो जाए सामने जो, हाँ, उसका फिर वो काट के ऊपर अगर हो जी एक छिलका सा जी आ जाए, लेकिन बाज दफा होता है कि अंदर ओपेक हो जाती है वो, और उसके अंदर गहरी सफेदी जो है वो कुछ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते वो लगता है कि सारी ओपेक हो गई है, जैसे दूध जम गया हो अंदर। वो उसका नहीं ना कोई इलाज होम्योपैथिक में भी अभी तक मुझे नहीं मिला, लेकिन ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रोसेस से वो चीज जमी है अगर वो
जिस्म में तब्दीलियां हो तो आहिस्ता उसको रीएब्सॉर्ब भी कर सकता है उसको वापस। लेकिन कैटरेक्ट आम है, कैटरेक्ट में तो बाज़ दफ़ा बहुत एडवांस केसेस में भी अल्लाह के फजल से फौरी शफा हुई है, जल्दी, यानी 1 महीने के अंदर अंदर। और मगर उसमें एक एहतियात करनी चाहिए कि अगर कैटरेक्ट पक गया हो या करीब हो पकने के ज़्यादा करीब हुई हो तब भी इलाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त होम्योपैथिक इलाज उसको ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन उसकी तकलीफ के दिन को लंबे कर देता है। यानी बीमारी वहीं खड़ी हो जाएगी, ना पकेगी, ना ऑपरेशन के लायक होगी, ना ठीक होगी। लेकिन वो अभी लिक्विड हालत में जो हैं, जितने भी अभी सफ़ेदी ज़ाहिर हो रही है, किनारों पर आ रही है, मगर अभी कब्जा नहीं हुआ है, जमी नहीं, उसमें होम्योपैथिक इलाज बहुत ही मुफीद है। बल्कि बड़ी उम्र में भी, बड़े 90 साल की उम्र के मरीज को मैंने देखा है, ऊंची ताकत में अगर आप उनको जिंकम सल्फ दें, सीएम में मैं देता हूं अक्सर, उसके बाद बाद दूसरी दवाएं काम आती हैं, किलकेरिया फ्लोर वगैरह, और बाद सिलिशा भी देनी पड़ती है, किलकेरिया कार्ब भी देनी पड़ती है। मगर बुनियादी तौर पर जो बड़ा जो है ना, सबसे बड़ा मेन स्टे कहते हैं जिसके ऊपर ज्यादा इन्हिसार है, सुतून, वो जिंकम सल्फ है आंख के लिए। तो सल्फर को आंख से एक ताल्लुक है, जिस तरह जिंकम सल्फ को गहरी बीमारियों से और इसकी कैटरेक्ट टाइप की बीमारियों से ताल्लुक है, उसी तरह हैपर सल्फ को आंख की रोजमर्रा की बीमारियों से ताल्लुक है। और अक्सर जो मरीज आते हैं ना आंख के, उनमें बड़ा मुश्किल है पहचानना कि कौन सी क्या चीज दी जाए। अगर वो नजलाती असर हो और साफ नजर आता हो कि उसकी सुर्खी हुई है, आंख पे नजला गिरा है, तो उस सूरत में क्या दवाई बताई थी मैंने आपको, यूफ्रीजिया। अगर मुस्तकिल हो सुर्खी और वो आंख का हिस्सा बन जाए और उसमें कुछ वायलेंस भी नजर आए और खतरा हो कि आंख गल जाएगी, उसमें मैंने आपको क्या बताया था? हाँ? नहीं बताएं? इस्कुलस, मैंने आपको ये बताया था कि बाद लोग आंख की बवासीर कहते हैं, ऐसी बीमारी, याद आ गया? हाँ, तो अब याद रखा करें। मैं मुझे वापस जाना पड़ेगा कई दफा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप पंजाबी में तो उसको अच्छी एक मिसाल है, लेकिन है बेहुदा से लफ्ज कि अग्गा दौड़ तो पीछा चौड़, आगे दौड़ी जाओ पीछे का पता कोई जो मर्जी। इस तरह ना करें, अपने नोट्स देखें, अपने आप को वक्तन फवक्तन चैलेंज किया करें कि ये दवाई क्या है, तो फिर अगर जहन ना जाए तो नोटों को तलाश करके उसमें से वहां तक पहुंचे। क्योंकि ये चीजें वो हैं, अगर वो अजबर हों, जहन में फौरन आए, तो आपका वक्त बहुत बचता है फिर, और मरीज आते ही चंद चीजें देखनी पड़ती हैं। हैपर सल्फ रोजमर्रा की आंख की खराबी, पानी ज्यादा आना, गलना, तकलीफ, चिपक जाती हैं आंखें, रोजमर्रा की बीमारी जो है आंख की, उसमें हैपर सल्फ इतनी अच्छी दवा है कि अगर रूटीनिस्ट के तौर पर आप हैपर सल्फ से ही शुरू करें तो कोई मुजाखा नहीं है। ये आंख की रोजमर्रा की, जिसको आंखें दुखना कहते हैं, उसमें बहुत मुफीद है। वो कैंट तो कहता है कि ये जो हैपर सल्फ है, इट्स हार्ड ऑन ऑक्यूलिस्ट, जो आंखों के स्पेशलिस्ट हैं उनके लिए बहुत बुरी दवा है। मुराद ये है कि उनके मरीज छीन लेती है। तो और कैंट जो राय जाहिर करता है बड़ी वजनी होती है, इसलिए आंखों की बीमारियों में हैपर सल्फ को न भूलें। और ये रोजमर्रा की खांसी उठती है ना जो इस किस्म की, इसमें बेलाडोना, आर्सेनिक, और तीसरी क्या दवा है, हैपर सल्फ या एपिकॉक। अगर वो साथ चिमटने वाला भी हो और खारिश भी हो तो उसके लिए मैं हैपर सल्फ जमा कर देता हूं इसमें तीसरी दवा के तौर पर। वरना हैपर सल्फ की वजह क्या है, एपिकॉक।
एपिकॉक और हेपरसल्फ में तमीज करने के लिए क्या आपको चीज मुमकिन साबित होगी? बेलाडोना और आर्सेनिक तो बहुत जरूरी है, ये इकट्ठा हो तो बहुत आराम पैदा कर देता है गले में। एपिकॉक में बलगम ज्यादा होती है। क्या? एपिकॉक में बलगम ज्यादा होती है और इसमें सिर्फ एपिकॉक की निस्बतन खुली होती है, कटकट करके निकल भी आराम से जाती है। हेपरसल्फ की चिपकी रहती है। अगर कोई मरीज आए और वो खुश्क सा गला दिखाई दे उसको, लेकिन वो कहे कि मुझे कुछ फंसा हुआ लगता है, तो उसको एपिकॉक की बजाय हेपरसल्फ देनी चाहिए। एक ऐसा मरीज जिसको करीबन 10-12 महीने से ऐसी खांसी थी और काफी परेशान हो गए थे डॉक्टर, वो एक दफा मेरे पास आए यहाँ और उन्होंने कहा कि ये जो है ये नहीं मुझे छोड़ रही। तो उनको मैंने यही नुस्खा दिया था, लेकिन उनको हेपरसल्फ की बजाय, हेपरसल्फ के अलावा ड्रोसरा मैंने साथ दी थी कि रोजाना एक खुराक ड्रोसरा की खाएं और ये रोजाना 3 दफा खाएं। 3 दिन से पहले पहले ये खांसी ठीक हो गई और मुस्तकिल अब ठीक है, उसके बाद फिर नहीं हुई। तो अगर सही इलाज खांसी का हो तो ठीक हो सकती है। जी दूसरा के भी ये सिम्टम है, चिपकने वाली खांसी? नहीं, ड्रोसरा स्पेज़म की दवा है। ड्रोसरा काली खांसी की चोटी की दवा है, क्योंकि ड्रोसरा तशन्नुज पैदा करती है। बस अगर इरिटेशन भी है, खुश्की है, वहां हल्की सी सोजिश हो चुकी है, तो वक्त के बढ़ने के साथ साथ स्पेज़म भी शुरू हो जाता है और वो स्पेज़म जो है वो ड्रोसरा के ज्यादा कब्जे में है। इसलिए अगर आप 7 ड्रोसरा भी दे दें तो वो मुफीद होती है। हेपरसल्फ भी स्पेज़मेटिक दवाओं में बहुत चोटी की दवा है और किलकेरिया सल्फ भी इसी स्पेज़म में हेपरसल्फ के बराबर दर्जा रखती है। अभी आपको किलकेरिया सल्फ पढ़ाई थी ना, तो दोनों का नुस्खा भी मिलता जुलता ही है, फार्मूला भी। तो इनका ताल्लुक ये गले के अंदर स्पेज़मेटिक कंडीशन से है। स्पेज़म का मतलब है तशन्नुज, यूं करके एकदम, जिसको पंजाबी में कहते हैं जाफा पड़ गया, वो स्पेज़म है असल में। यूं बाज़ दफ़ा पेशाब में निकालने की ताकत नहीं रहती मरीज में और वो दरअसल एक छोटा सा फालिज सा हो जाता है उन उज़लात का जिनसे पेशाब को इंसान धकेलता है तभी तौर पर। उनमें अगर तो बिल्कुल रुक जाए तो कॉस्टिकम अच्छी दवा है। अगर कमजोर हो और फीबल हो जाए तो बाज़ दफ़ा प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से भी होता है, लेकिन अगर इसकी इलामतें ना हो, अचानक किसी बीमारी की वजह से, नज़ले की वजह से हो जाए, उसमें हेपरसल्फ अच्छी दवा है। यानी वो नालियां जिनमें पेशाब हरकत करता है, उन नालियों के वक्ती फालिज की दवा जो मुकम्मल ना हो बल्कि दरमियाना हो, थोड़ा हो, हेपरसल्फ है। गालिबन इसलिए कि ये फ्लू का हमला बाज़ दफ़ा यूरिथ्रा पे, अज़ा पर, किडनीज पर भी हो जाता है और उससे एक किस्म की कमजोरी पैदा हो जाती है। ये मेरा ख्याल है कि वो वजह होगी। और वो जो चिपकने वाला नज़ला है वो अगर आके बैठ जाए तो फिर ये लंबी स्टेट पैदा हो जाती है। यानी आमतौर पर तो ऐसे नज़लाती कैफियत जो है वो चंद दिन में ठीक हो जाती है। बार बार पेशाब आता है, तहरीक होती है, साफ पता चल जाता है कि इरिटेशन है, वो ठीक हुई तो बात खत्म हो गई। हेपरसल्फ में क्योंकि वो चिपकने वाला बलगम बाकी रह जाता है, इसलिए ये नज़ला अगर नीचे गिरे तो ये इलामतें पैदा करता है जो मैंने बताई हैं। पेशाब में प्रीसिस की कैफियत पैदा हो जाती है। और इसी तरह औरतों के लिकोरिया में भी क्रोनिसिटी आ जाती है लंबा, और इसी किस्म का मिजाज जो इसका नज़ले में हर जगह है उसमें भी यही असर दिखाता है।
और बाज़ दफ़ा बदबू बहुत सख्त होती है, बाज़ लोगों के नाक से भी बदबू आती रहती है, उसको अजीना कहते हैं, ऐसा नज़ला जो मुस्तकिल और बदबूदार हो जाए। उसमें ये दवा भी काम करती है एपिसल, लेकिन लिकोरिया में अगर बदबू ज़्यादा हो तो कालीफॉस को नहीं भूलना चाहिए, वो बहुत चोटी की दवा है। 6x में आमतौर पर देते हैं, लेकिन अगर इस किस्म के बीमारी में 1000 में कालीफॉस की एक डोज दी जाए तो गैर मामूली असर और बड़ी जल्दी असर दिखाती है। पूरी वक्त हो गया, आपकी उंगली उठ गई है, हैं? अच्छा जी, ऐसे बाकी बात कल इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, खुदा हाफिज़।